हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर तीसरा आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से क्वेश्चंस हम देखते हैं, आप भी आंसर कीजिएगा साथ में, और भी इसके प्रैक्टिस सेट जो है उसको लेके आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है पब्लिक हियरिंग के ऊपर, जो कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि पब्लिक कंसल्टेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट अंडर EIA। क्या सभी सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई भी प्रोजेक्ट्स, कोई ब्रिज हो, कोई रोड हो, वटेवर प्रोजेक्ट्स होंगे, सभी में पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी है? तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में जरूरत होती भी है, ठीक है, और वो जरूरी नहीं है कि कॉमन पब्लिक के साथ में उसको करना है, वो जो अफेक्टेड कम्युनिटीज होती हैं उनके साथ में जरूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रीजन में कोई फैक्ट्री लगाई जा रही, कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही, तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो वहां पे इशू रेज कर सकते हैं, तो वहां पे कंसल्टेशन देन उसके बाद में की जाती है। लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की कोई जरूरत नहीं होती, तो पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा, इट अलाउज अफेक्टेड कम्युनिटीज टू एक्सप्रेस कंसर्न, अपना कंसर्न एक्सप्रेस करें अबाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, के उनके रीजन में जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स पड़ेंगे तो वो जो अफेक्टेड कम्युनिटीज है वो एक्सप्रेस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, इट इज कंडक्टेड बाय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल्ड बोर्ड, ये भी स्टेटमेंट ठीक है आपकी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने पढ़े ही होंगे। चलिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं इसको यूनाइटेड नेशन ने 2015 में अपनाया था, स्टेटमेंट ठीक है। देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे 17 गोल्स हैं जी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कितने गोल्स हैं? 17 ही गोल्स है पूरी दुनिया में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं ना आप, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट ऐसी हो जो कि सस्टेन हो, आज का भी काम चल जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ एनवायरमेंट बच जाए। ये नहीं है कि नदियां तबाह करने के चक्कर में पड़ जाए। ठीक है जी, पहाड़ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। चलिए जी, तो ऐसे 17 गोल्स हैं और इसने रिप्लेस कर दिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके थे, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो गई दोस्तों। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, सी आंसर है। अच्छा, आंसर भी सामने ही दिख रहा है। चलो जी, तो ये आंसर हो गया जी आपका। ठीक है, चलिए जी, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, इससे आपको देखो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इसलिए है कि आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं आप एक देखें, कि आप रिवाइज करने की कोशिश करें कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ट्रिगर हो रहे हैं, जो आपने पढ़ा कि आपको रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। किसके बारे में स्टेटमेंट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। और पहला स्टेटमेंट आर्टिकल 36 से लेके 50 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करते हैं, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 50 नहीं 51 तक डील करते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट गलत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट ठीक है। अ पर्सन कैन मूव टू कोर्ट्स इन केस ऑफ वायलेशन, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वायलेशन हो जाए तो एक बंदा कोर्ट्स में भी जा सकता है, यानी कि दीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। These are enforceable by court, no these are not। ठीक है, ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, वेयरएज फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। फंडामेंटल राइट से सवाल है दोस्तों। चलिए जी, फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता है, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक डील करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, जो भी धर्म या फिर उसके साथ में जुड़े हुए जो सेक्ट्स होते हैं, shall have the right to manage its own affair, अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इसमें आपको बताना क्या है, बोरा जी, इसमें नॉट करेक्ट बताना है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको देखें
ठीक है। तो भाई यही स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को छोड़ के बोले एक्सेप्ट सम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ना भाई सभी को, वो माइनॉरिटी है मेजोरिटी है, सभी को धर्म को फॉलो करने की, मैनेज करने की, प्रॉपर्टी को खरीदने की, बेचने की आजादी है। तो यही स्टेटमेंट आपकी गलत होगी और यही आपका आंसर है। दूसरा बाकी भी देख लेते क्या बोलता है। एवरी रिलीजन या फिर सेक्शन के पास राइट है कि वो ओन करे, एक्वायर करे प्रॉपर्टी को, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। भाई जमीनें होती है, मंदिर की, मस्जिद की अपनी अपनी लैंड्स होती हैं, वहां से पैसा आता है, एग्रीकल्चर हो रहा है, सब चीजें होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू मैनेज इट्स अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, स्टेटमेंट रिपीट है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट बताना था, पहला ही स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सभी को आजादी है, इसने बोला माइनॉरिटीज को नहीं है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 2 आपको दी गई है, ये नेशनल इनकम के ऊपर सवाल है, जीएनपी पे सवाल है दोस्तों, जीएनपी। ठीक है, देख लेते हैं भाई जीएनपी क्या बोलता है। जीएनपी विल ऑलवेज बी मोर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोल रहा है जी जो जीएनपी है ये बड़ा होगा हमेशा जीडीपी से। भाई नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। जीडीपी जरूरी नहीं है ये जीएनपी से, हम जीडीपी से बड़ा हो, ठीक है। अगर एक देश का देखो जीडीपी, जीएनपी बनता कैसे, पहले आप ये समझ ले। देखो जीडीपी में अगर आप जोड़ दें या घटा दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो आपको यहां पे बता नहीं सकता, ठीक है जी। चलिए जी, तो बनता है आपका क्या, जीएनपी। तो क्या बनता है, जीएनपी। लेट्स सपोज अगर आपकी जीडीपी है 100 रुपए और आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो माइनस में आता है, ठीक है जी। यानी कि आप इंपोर्ट जो है वो ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, बाहर से आपको पैसा कम मिलता है, तो माइनस में आता है, तो यहां माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास जो जीएनपी आएगा ना वो आएगा 90, ठीक है जी। और जीडीपी थी आपकी 100, तो यानी कि जीडीपी ज्यादा है तो जीएनपी यहां पे कम है, तो कम भी तो हो सकता है। वहीं अगर हम देखें आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव में आ जाए तो भाई जीएनपी हो जाएगा आपका कितना, 110, तो जीडीपी हो जाएगी कम तो जीएनपी हो जाएगा ज्यादा। तो जीएनपी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इसने बोला विल ऑलवेज, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। चलिए जी, टू गेट द जीएनपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू जीडीपी। हाँ ठीक है भाई, इसको ऐड किया जाता है। चलिए भाई ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो दूसरी ही स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू ना, ये भी हो गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कंट्री एंड करेंसी। करेंसीज और उनकी जो कंट्रीज है उस पर सवाल है, करेक्ट बताना है, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। जापान का जेन बोला है, चाइना का मेहनत बोला है, रशिया का यूरो बोला, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर बोला है दोस्तों, ठीक है। इसमें से एक ही ठीक है आपका जापान। चाइना की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, ठीक है जी, या फिर युआन, उसको भी छोटा कर, स्टैंडर्ड यूनिट है इसका युआन। तो चाइना की ये है। रशिया में आपको पता है रूबल चलता है, रशिया में क्या चलता है, रूबल, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। तो गलत है बाकी सारे, एक ही ठीक था, जापान इसका आंसर हो जाएगा, येन चलता है वहां पे। चलिए भाई हिस्ट्री से सवाल है, ये सवाल आपका लेटेस्ट जो आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जामिनेशन हुआ है वहां से डायरेक्ट लिया गया है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। डेप्थ, इन डेप्थ आपकी समझ होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है एप्लीकेशन पे, बहुत ठीक ठाक पढ़ाया है। अभी वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ वाइल्ड लाइफ गार्ड का, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जामिनेशन हुआ भाई, बहुत खतरनाक एग्जाम ये हो गया। जीएस इस लेवल की नहीं पूछी जाती थी, ऑल्दो मैं आपको पहले ही एक लेवल नेक्स्ट ही पढ़ाता था। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के ही हमेशा आपको बोलता था भाई स्टेटमेंट बेस कर लो, पेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यानी कि केएस लेवल तक की जो प्रेपरेशन है वो तो मैं आपको करा ही रहा था, लेकिन जब ये एग्जाम आया और 10th लेवल में ये एग्जाम आया तो एक दिल को एक झटका लग गया। इवन कि मुझे भी झटका लगा हुआ है कि बच्चों के लिए ये जो इस लेवल का एग्जाम था, ये जो रिक्रूटमेंट है उस लेवल की नहीं है ना, तो लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत खतरनाक लेवल का आपको पूछा गया। तो भाई जो जीएस आपको इजी लगती थी, नाउ ये भी आपके लिए और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब आपको जो पहले मैथ्स और रीजनिंग के साथ आपको मत्था मारना पड़ता था, नाउ आपको जीएस के साथ भी मारना पड़ेगा, और आपको बहुत डेप्थ में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपके लिए कंपटीशन और ज्यादा मुश्किल होने वाला ही है, और हमारे लिए भी होने वाला, आपसे ज्यादा हमारे लिए होने वाला है,
ठीक है। और मैंने तो भाई तैयारी कर ली है, और आप लोग भी जो है अपनी कमर कस लो। आने वाले अभी जो भी अपकमिंग चीजें होंगी, 2026 के जो एग्जाम्स होंगे, इवन मैं आपको यूट्यूब पे भी मिलूंगा। मैं कुछ सीरीज स्टार्ट करूंगा, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, मैं सीरीज स्टार्ट क्या करूं, मैं करूंगा ही नहीं, पेड़ में ही पढ़ा दूंगा। चलिए भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस प्रपोजल मेड ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है भाई, देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है अगस्त ऑफर आया ना जब, ठीक है जी, 1940 में, और अब पहली बार ब्रिटिशर्स ने क्लियरली प्रॉमिस किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो कि इंडियन ही बनाएंगे। दोस्तों ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। अगस्त ऑफर में इन्होंने ये बोला था, ठीक है भाई मान लेते, क्योंकि युद्ध लगा हुआ था, युद्ध लगा हुआ था 1939, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, अंग्रेज जो हैं वो टूट रहे थे, अंग्रेज जो हैं परेशान थे, किस तरीके से इंडिया की सपोर्ट मिल जाए। और इंडिया की सपोर्ट लेने के लिए अब वो कुछ भी कर रहे थे और कुछ भी करना चाहते थे। बोला जी ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। इस वजह से फेल हो गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बात ठीक थी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। डोमिनियन स्टेटस पे फेल कर दिया इसको। अगला, द क्रिप्स मिशन 1942 में जब ये आया, इसने इमीडिएट ट्रांसफर बोला जी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी, बट वाज रिजेक्टेड। गांधी जी ने बोला जी पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है जी। दोस्तों ये अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें लग रही है गलत, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने इमीडिएट ट्रांसफर नहीं बोला था भाई, कैबिनेट मिशन ने बोला था 1946 में, ठीक है भाई, अब तुम्हें आजादी मिलेगी, लो भाई ट्रांसफर हो जाएगी पावर, तो इसने नहीं बोला था। ये स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। पहली ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट इसमें भी है गलत है, दूसरी स्टेटमेंट इसमें भी है गलत है भाई, ठीक है जी। पहली और चौथी देख लेते हैं भाई, ऑल तो ठीक हो नहीं सकती, करेक्ट पूछा है तो भाई ये भी जाएगा, तो ये भी जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। देख लेते हैं आगे। द वेवल प्लान प्रपोज 3 tier ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस थे ना ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है जी, देन आपका प्रिंसली स्टेट, तो ये जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, और उसको जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उसको भी 3 ग्रुप में इसने बांट दिया था, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब वो क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा इस वक्त। चलिए जी, तो ये बोल रहा है जी वेवल प्लान के टाइम पे हुआ था। नहीं दोस्तों, ये वेवल प्लान के टाइम पे नहीं हुआ था, ठीक है जी, ये भी आगे चल के आपका कैबिनेट मिशन के टाइम पे ही हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द माउंटबेटन प्लान मैंडेटेड द प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड कराया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में एंड सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, अभी ये बांग्लादेश में पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे आपका प्लेबिसाइड रेफरेंडम जो है यहाँ पे हुआ था दोस्तों, ठीक है जी। चलिए जी, बाद में जूनागढ़ में भी हुआ था 1948 में, ठीक है, तो ये आजादी से पहले ये हुआ था। ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, तो पहली और चौथी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धुमाल, ठीक है जी, धुमाल या दुम्बाल डांस होता है, आपको पता है कश्मीर कल्चर का पार्ट है, ठीक है। देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है, ये भी आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड में ही पूछा गया था, देख लेते हैं भाई क्या है। और इट इज वन ऑफ द फोक डांसेस ऑफ द वातल ट्राइब इन रीजन, भाई स्टेटमेंट ठीक है, वातल ट्राइब करता है, करता है। Only male can perform this dance on specific occasions. ये स्टेटमेंट ठीक है। The dance is performed wearing long colorful robes, ऐसे चोले डाल के, and tall conical cap, कैप डालते हैं सर पे, ये भी ठीक है। Studded with beads and shells, जिसमें beads और shells लगे होते हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कैप डालते हैं, robes डालते हैं, भाई स्टेटमेंट ठीक है। They perform move in ritual manner and dig a banner, फ्लैग होता है जिसमें इनटू द ग्राउंड बिफोर परफॉर्मिंग द डांस, बिल्कुल ये भी बात ठीक है आपकी, ठीक है। चारों स्टेटमेंट ठीक है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच फेमस पर्शियन क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स मिटीरियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, भाई ये आ गया आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया आपका सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। आने वाले एग्जाम्स आपके लिए बड़े खतरनाक होने वाले हैं, अभी देखेंगे। मे भी शायद इसी में ऐसा किया है, ये भी हो सकता है कि जेकेएसएसबी आने वाले एग्जाम में फिर अपना हाल बुरा कर ले, फिर वो बच्चे वाले क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, देख लेते हैं। चलिए भाई, पर्शियन बताना भाई, पर्शियन, ठीक है। चलो जी, इसमें से ज्यादा बातें तो सर मुझे पता नहीं, लेकिन 2-4 बातें मुझे पता है सर। राजतरंगिणी संस्कृत की किताब है, ठीक है सर। चलो जी, देन बहरिस्तान एक शाही, सर मेरे को नहीं पता है, चलो देख लेते हैं। नीलमत पुराण संस्कृत की किताब है, पुरानी किताब है संस्कृत की किताब, ठीक है।
राजदर्शनी भी भाई गणेश दास वडेरा लिखते हैं, ये भी संस्कृत सॉरी पर्शियन की किताब, याद रखना है दोस्तों, राजदर्शनी भी पर्शियन की किताब है, ठीक है, और ये भी दोस्तों पर्शियन की किताब है बरिस्ता। अब आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन 2 भी पर्शियन है, राजदर्शनी भी पर्शियन, ठीक है, तो 2 भी है, लेकिन इसने क्या पूछा, मिडीवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दोस्तों मिडीवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर दोस्तों राजदर्शनी बताती, ये आपको मुगल कोर्ट्स के बारे में सॉरी, ये आपको गुलाब सिंह के बारे में बताती है, डोगरा डायनेस्टी के बारे में बताती है, कश्मीर के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करती, और वो भी मिडीवल। तो मिडीवल कश्मीर के बहरिस्ता ए शाही किताब जो है इसका आंसर करेक्ट होगा। ये पूछा गया था दोस्तों आपके रीसेंट एग्जाम में। इसका मतलब क्या है, रॉयल स्प्रिंग गार्डन, ठीक है, अ क्रॉनिकल ऑफ मिडीवल कश्मीर, एक किताब, ठीक है जी, एक सोर्स, पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है, रिटन बाय एनोनिमस ऑथर, पहले तो पता ही नहीं लगता ये किसने लिखा है, लेकिन बाद में अभी ये भी बोला जा रहा है मोहम्मद अली कश्मीरी नामक एक बंदे हैं जिन्होंने ये किताब जो है वो लिखी है। चलिए जी, और इसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है अवेलेबल, अभी भी मार्केट में है, ये आप उसको सर्च कर सकते हैं, और ये किशन नाथ पंडित जो हैं उन्होंने दोस्तों इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी की है। चलिए, इट डील्स विद पॉलिटिकल सोशियो हिस्ट्री पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन सल्तनत पीरियड ऑफ कश्मीर, मुगल के टाइम पे, और बाद में दोस्तों जो आपके शामीर है इनके भी बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों, ठीक है, बहिस्ता शाही। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एनवायरमेंट इकोलॉजी पे सवाल है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे सवाल है। चलिए भाई बता देना इसका आंसर, बोल रहा है एक नेचुरल प्रोसेस है, जी बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस ही है, दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस टू ए टेम्परेचर सूटेबल लाइफ, जो जिंदगी के लिए सूटेबल है टेम्परेचर, इस हद तक इसको वार्म करता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, रेडिएशन जो आ रही है सूरज से जो शॉर्ट वेव की फॉर्म में होती हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है यहां तक तो। एंड एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन, हाँ भी लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है धरती से एमिट हो जाती हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी सिग्निफिकेंटली लो, बोला अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप ना करे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, धरती गर्म ही नहीं हो पाएगी, तो टेम्परेचर लो ही हो जाएगा। सर ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। सेशन अच्छा लगता है लाइक जरूर कर दिया करो, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। अब वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर आऊँ, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ, और लेकिन आप पढ़ते नहीं भाई, तुम पढ़ते नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊँ भी क्यों, ठीक है। चलिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटेस्ट फॉरेस्ट कवर, लेटेस्ट फॉरेस्ट कवर डेटा इन इंडिया। चलिए भाई देख लेते हैं। अच्छा जी, लेटेस्ट तो आपको पता है 2023 की ही फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट अभी तक है, 2025 की रिपोर्ट दोस्तों आनी थी, तक नहीं आ पाई है। चलिए भाई, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया स्टैंड्स अप्रोक्सीमेटली 25.17%, इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है दोस्तों, ये स्टेटमेंट ठीक है। वैसे होना तो 33% चाहिए, लेकिन चलो अभी 25 है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, स्टेटमेंट ये भी ठीक है, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जंगल है, स्टेट वाइज अगर आप चलोगे तो, ठीक है, यूटी वाइज भी है, काफी बड़ा एरिया है मतलब, ठीक है। लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से चले तो मिजोरम हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, जितना इसका जोग्राफिकल एरिया ना उसका मैक्सिमम पोर्शन बोल रहा है जी मिजोरम का, स्टेट के हिसाब से अगर आप चले तो वो फॉरेस्ट के अंडर है, स्टेटमेंट दोस्तों ये भी ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 एंड 3। अच्छा एक बात और मेरी समझ लेना दोस्तों, लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो इसका मिजोरम से भी ज्यादा परसेंटेज ऑफ एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है दोस्तों, ठीक है जी। दो यहाँ पे स्टेट पूछा था तो मिजोरम ठीक हो गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्टेट्स और यूटीज में भी बोल देते हैं तो इसका आंसर लक्षद्वीप होना था, फिर मिजोरम नहीं होना था, ठीक है। चलिए भाई अगला, which of the following types of trees is not typical found in natural forest of Jammu and Kashmir, जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है जी, विजुअल टेम्परेट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आपको मिलते हैं ज्यादातर कश्मीर वैली में, और जम्मू रीजन में सब ट्रॉपिकल भी मिल जाते हैं। इसमें बताना कौन सा ट्री टाइप नहीं मिलता। सर देवदार हमें पता है मिलता है, चीड़ का पेड़ पाइन सर मिलता है,
टीक सर थोड़ा सा देख लेते हैं। सिल्वर फर मिलता है दोस्तों, टीक जो है सागवान बोलते हैं इसको, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है दोस्तों, डेसिडुअस पेड़ है ये, और ये कश्मीर में नहीं मिलता दोस्तों, याद रखना। टीक जो है मेनली कश्मीर, यहाँ पे टीक इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ट्रॉपिकल है दोस्तों, ठीक है, ट्रॉपिकल है ज्यादातर। चलिए अगला, with reference to Indian laws about wildlife protection consider the following statements। कुछ स्टेटमेंट्स है, बताना है भाई कौन सी स्टेटमेंट, ठीक है देख लेते हैं सर। पहला, वाइल्ड जो एनिमल हैं, जंगली जो जानवर हैं, आर द सोल प्रॉपर्टी, ये ना बोला सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की। स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है भाई? स्टेटमेंट गलत है, सोल प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, ये है वेल्थ ऑफ द नेशंस। वाइल्ड को क्या बोला जाता है? वेल्थ ऑफ द नेशन, तो सरकार का नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। और देख लो, मैंने वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, और किसी भी जानवर को जब प्रोटेक्टेड एनिमल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, सच एनिमल इज एंटाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन, तो बोला उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरियाज में हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरियाज में ना हो। तो भाई ये भी स्टेटमेंट ठीक है ना भाई? अगर बोला रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसको सेव करना प्रोटेक्टेड एनिमल, तो हर जगह प्रोटेक्टेड एनिमल ही है, बाहर या उसके अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज के, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों। तो दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक है, तीसरी भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई अगला, एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इस कैप्चर और किलिंग। बोल रहा है जब लोगों की जिंदगी को थ्रेट है, ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है, तो बोल रहा है ये ग्राउंड है, आप जंगली जानवरों को पकड़ सकते हो, उनको मार सकते हो। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, थ्रेट जितना भी हो आप इनको मार नहीं सकते दोस्तों, ठीक है जी। दूसरी ही स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, तीसरी भी स्टेटमेंट गलत है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फोर्स विद देयर रिस्पेक्टिव बिल्डर्स, ठीक है जी, या फिर रेनोवेटर्स, जिन्होंने इसको बनाया या फिर बाद में आगे चलकर रेनोवेट किया, दोनों हो सकते हैं। चलिए जी, बाहू फोर्ट, रामनगर फोर्ट, अखनूर फोर्ट एंड भीमगढ़ फोर्ट। दोस्तों बाहू फोर्ट सभी को पता है, बाहू लोचन साहब ने बनाया है, तो ये जो फर्स्ट है इसका आंसर होना चाहिए सी। फर्स्ट यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है सर, ये दोनों तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा सर देख लेते हैं, सर जो रामनगर फोर्ट है ये सुचेत सिंह साहब ने बनाया है, ठीक है जी। चलिए जी, डोगरा डायनेस्टी में ही आते हैं, आपको पता है, चलिए जी, ठीक है ना। तो इसका आंसर अभी क्या होगा, दूसरे का हो जाएगा ए, दूसरे का हो जाएगा ए, हाँ तो यही तो है। तीसरे का बी, तीसरा अखनूर फोर्ट है तो बी, ठीक है, मियाँ तेज सिंह के टाइम पे, और भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किया था गुलाब सिंह, ठीक है जी। चार का जो है डी, ये बात ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में इसको बनाने वाले पता है कौन? चिनाब किनारे पे है, ये रियासी में है ये भीमगढ़ फोर्ट, तो ये बनाया था भीमदेव रसियाल ने, भीमदेव रसियाल, भीमदेव रसियाल। चलिए जी अगला, consider the following statement regarding the power of the lieutenant governor to nominate members to the legislative assembly of Jammu and Kashmir। legislative assembly of Jammu and Kashmir में नॉमिनेशन की जो प्रोविजन है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं, तो आपको बताना है क्या मसला है और क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए जी अभी देख लेते हैं मसला क्या है, समझो। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, तीन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। पहला, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट अप टू 5 members in legislative assembly which included 2 women, 2 Kashmiri migrant and 1 person from Pak occupied Kashmir। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 5 बंदे तक नॉमिनेट किया जा सकता है, स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नहीं है नीचे, हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको, डोंट वरी। स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, और these nomination must be made on aid and advice of council of minister। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ना, उनके कहने पे ये करना पड़ेगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है।
इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर दोस्तों ज्यादा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द नॉमिनेटेड मेंबर हैव द सेम पावर एंड वोटिंग राइट एज इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूडिंग वोटिंग इन टेस्ट ऑफ मेजोरिटी। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास किया जाएगा तभी भी इनकी पावर सेम ही होगी जो बाकी इलेक्टेड बंदों की है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, ठीक है। ए एंड स्टेटमेंट सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट regarding the intersection of 0 degree latitude ये and 0 degree longitude जिसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये यहां पे ये मिलते हैं, ठीक है। द इंटरसेक्शन अकर्स ऑन लैंड, दोस्तों लैंड पे तो करती नहीं है, पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर्स ऑफ घाना में गलत है। द इंटरसेक्शन इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन स्पेसिफिकली इन द गल्फ ऑफ गिनिया, भी देख लेते हैं। The meeting point is characterized by permanent volcanic island as null island, नहीं भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। The meeting is exact geographical center of the African continent, नहीं भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे लाई करती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साइड में लाई करती है। इसका आंसर यही हो जाएगा, गल्फ ऑफ गिनिया में मिलते हैं दोस्तों ये, ठीक है, ये अफ्रीका के साथ में, ठीक है। चलिए 0 डिग्री एंड 0 डिग्री गल्फ ऑफ गिनिया में मिलते हैं, याद रखना। चलिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी जेड मोड टनल। जेड मोड टनल दोस्तों अभी गांधरबल में बनाया गया है, आपको पता है, ठीक है जी। और ये करंट में भी रहा है, हमें पता है 2024-25 के करंट अफेयर में रहा है, जिसे हम सोनमर्ग टनल भी बोलते हैं। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बता नहीं है आपने, ठीक कौन सी है। पहला, इट इज द पार्ट ऑफ जोजिला टनल, ठीक है भाई, जोजिला टनल का ही पार्ट है जेड मोड टनल, ठीक है। 6.5 किलोमीटर लंबा ये टनल है जो आपका गगनगीर एंड सोनमर्ग रीजन को कनेक्ट करता है, भाई ये भी स्टेटमेंट ठीक है। द प्रोजेक्ट कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHIA। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता दोस्तों, ठीक है जी। पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो सर ये किसके अंडर आता है दोस्तों, याद रख लेना, ये आता है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों, NHICL, ठीक है। ये इसके अंडर आता है, ये इसको सुपरवाइज करता है, ना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है जी। अगला जी, न्यूक्लियर आपकी जो पावर है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ठीक है, यूरेनियम इज हैवी मेटल, यूरेनियम इज हैवी मेटल दैट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और तारापुर जो है वो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इन इंडिया में, जल्दी जल्दी से बता देंगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। तो यूरेनियम बोरा एक हैवी मेटल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्राइमरी फ्यूल का इस्तेमाल होता है, भाई न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होता है। तारापुर बोरा जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इन इंडिया में, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। तारापुर लार्जेस्ट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ओल्डेस्ट जरूर है, ये इंडिया में पहला भी है, याद रखना, और महाराष्ट्र में है ये। कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो पहला सर कौन है, पहला कौन है, कुंदन कूलम, कुंदन कुंदनकुलम, कुंदनकुलम कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है, ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हेल्ड इन मार्च 2025। 2025 में मार्च में ये गेम्स हुए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा समझते हैं ना आप, जो स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, ठीक है जी, फिजिकली चैलेंज लोग जो होते हैं, जैसे पैरा ओलंपिक्स होते हैं, वैसे ही खेलो इंडिया गेम्स को ही बनाया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुए हैं दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों है वो न्यू दिल्ली। पहला भी, फर्स्ट एडिशन भी, ये तो सेकंड एडिशन था, फर्स्ट एडिशन भी दिल्ली में ही हुआ था दोस्तों, अब सेकंड एडिशन भी दिल्ली में ही हुआ है दोस्तों।
ठीक है जी, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स एनुअल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है फॉर डिसेबल एथलीट्स, ठीक है, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसने इसको स्टार्ट किया है ताकि एक इंक्लूसिव स्पोर्ट इकोसिस्टम इंडिया में हो जिसमें सब इंक्लूड किए जा सके। चलिए, तो इनॉग्रल जो एडिशन था यानी कि पहला एडिशन 2023 का दोस्तों, ठीक है, तो ये भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। अब 2025 जो सेकंड एडिशन जो हुआ है ये भी दोस्तों दिल्ली में ही हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट या स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर एमसीक्यूज चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी लेके आऊंगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हुआ लाइक करें और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। बाकी आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करें। इस बार एक नया और एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन आपकी हमें करानी पड़ेगी दोस्तों। अब वो दो चार बातें रट के और वो जो फैक्ट्स वाली बातें हैं थोड़ा थोड़ा ना, अभी आपको कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा जो कि हम आपको लेके जाएंगे। थैंक यू।